प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हमने बताया था कि इस चैप्टर को भी हम 3 पार्ट में बांटेंगे, लेकिन चैप्टर लंबा होने की वजह से टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, तो इसको हम 4 पार्ट में बांटे हैं। तो 2 पार्ट का वीडियो हमने अपलोड कर लिया है, उसको देख लीजिए आप लोग। और ये तीसरा पार्ट आज शुरू करने जा रहे हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हर पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इस थ्योरी को सटन एंड बोवेरी 1902 में दिया था। इस थ्योरी के अनुसार पहली बात है कि जो स्पर्म और ओवम होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच ब्रिज का काम करते हैं, यानी कि स्पर्म और ओवम जेनेटिकल कैरेक्टर को ले जाते हैं। दूसरी चीज है कि जो स्पर्म और ओवम में जेनेटिकल कैरेक्टर उनके न्यूक्लियस के द्वारा ले जाया जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम जो है डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, और डीएनए के सेगमेंट्स को हम जीन्स कहते हैं। तीसरी चीज है कि जो स्पर्म और ओवम होते हैं उनमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उनमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम नंबर n होता है। जैसे ह्यूमन में डिप्लॉयड 2n नंबर 46 होता है जो सोमैटिक सेल में होता है, तो स्पर्म और ओवम में इनकी संख्या जो है 23 हो जाती है। तो ये हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। फिर फर्टिलाइजेशन के दौरान जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो रीस्टोर कंडीशन हो जाता है, यानी फिर जो है डिप्लॉयड कंडीशन बन जाता है। तो इसलिए क्योंकि मैं पहले ही बताया हूं कि गैमेट्स जब बनते हैं तो मियोटिक डिवीजन होता है, हाफ नंबर हो जाता है क्रोमोसोम का। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब फर्टिलाइजेशन होता है और ये गैमेट मिलते हैं तो डिप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम रीस्टोर होता है। सटन तथा बोवेरी ने बताया कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में एक तरह के 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक तरह के 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन क्रोमोसोम को होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसी प्रकार से एक तरह के जीन के एलील भी होते हैं, एक ही तरह के एलील्स होते हैं जो उन होमोलॉगस क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। और जब स्पर्म या ओवम बनता है तो इस होमोलॉगस क्रोमोसोम में से केवल एक क्रोमोसोम एक जो है स्पर्म में जाता है, दूसरा वाला दूसरे स्पर्म में जाता है, या एक ओवम में जाता है तो दूसरा वाला दूसरे ओवम में जाता है। इस प्रकार उनका डिफ्रेंसिएशन। उसी प्रकार से इन होमोलॉगस क्रोम्स पर जो पेयर में जो अलग अलग जीन होते हैं वो भी पेयर में होते हैं। एक क्रोमोसोम पर रहता है तो दूसरा दूसरे क्रोमोसोम पर रहता है। तो ये जीन भी एक दूसरे से जो एक कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होते हैं, एक ही जीन के जो 2 रूप होते हैं, वो एक जो है, एक अगर जो स्पर्म में जाता है तो दूसरा दूसरे स्पर्म में जाता है। यही बात जो है सटन तथा बोवेरी ने बताया था। मियोटिक डिवीजन के दौरान ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं
इन होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करते हैं, सिनेप्सिस होता है, फिर पैचिटीन स्टेज में इनके जो क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके खंडों में अदला बदली होता है और फिर जो है नए कॉम्बिनेशन बनते हैं और वो अलग अलग गैमेट्स में स्पर्म और ओवम में जाते हैं। तो इस प्रकार नए नए कैरेक्टर और वेरिएशन जो है जनरेट होता है। तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस रहा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे TH लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अगली हेडिंग्स है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इसको TH मॉर्गन ने ड्रासोफिला फ्रूट फ्लाई पर स्टडी किया था, जो जीन उनके सेक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, और उन्होंने बताया कि जब जीन्स लीनियर ऑर्डर में, जैसे ये क्रोमोसोम हैं और ये जीन लीनियर ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं, तो जब ये अगली पीढ़ी में जाते हैं तो एक ही क्रोमोसोम पर रहने वाले जो जीन होते हैं वो साथ साथ जाने की कोशिश करते हैं। तो इस पर ये जो निष्कर्ष निकला कि ये कुछ हद तक लिंकेज शो करते हैं। क्या शो करते हैं? लिंकेज शो करते हैं। और इनके बीच की दूरी जितना ही कम होगा तो लिंकेज उतना ही स्ट्रांग होगा, और दूरी जितना ही बढ़ेगी तो लिंकेज उतना ही कमज़ोर होगा। और जब लिंकेज कमज़ोर होगा तो इनके खंडों की अदला बदली होगी, यानी रिकॉम्बिनेशन होगा। अगर जो लिंकेज मजबूत है तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो ये जो निष्कर्ष निकला, तो उन्होंने बताया कि लिंकेज की वजह से, यानी एक ही क्रोमोसोम पर जब जीन स्थित होते हैं तो वो आपस में लिंकेज शो करते हैं अगर उनके बीच की दूरी बहुत कम है तो, और वो साथ साथ वो कैरेक्टर साथ साथ अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि ये डेविएशन जो है मेंडल्स के नियम से हो जाता है, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का उनका नियम था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसमें F2 जनरेशन में जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। अध्ययन करने पर इन्होंने निष्कर्ष पाया कि लगभग 98.7 होता है। और जो रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन, वह 1.37% होता है या इससे जो है कम होता है। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन। मैं ऐसे समझा लूँ कि मैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बताया था कि जब राउंड और वेलो सीड वाले प्लांट का क्रॉस जो है रिंकलेड और ग्रीन से कराते हैं तो 4 तरह के कॉम्बिनेशन F2 पीढ़ी में बनते हैं। 9 जो है वेलो और राउंड होते हैं, और 3 जो है राउंड और ग्रीन होते हैं, और 3 रिंकलेड और वेलो होते हैं, और 1 जो है रिंकलेड और ग्रीन होता है। तो जो रिंकलेड और ग्रीन है, और 1 जो है रिंकलेड और ग्रीन है, और 9 जो है राउंड और वेलो है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन हुए, यानी पेरेंट में ये चीज़ें हैं हूबहू वो जो है ऑफ स्प्रिंग में आ गई। और ये जो बीच के 2 हैं 3, जैसे कि राउंड एंड ग्रीन और रिंकलेड और वेलो, ये रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन हो गया। तो वही चीज़ इसमें देखा गया कि वहाँ 9:3:3:1, और यहाँ पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है वो 98.7 है और रिकॉम्बिनेंट केवल 1.37 है।
तो ये जो डेविएशन आया, ये जो चेंजिंग आया, तो इस पर एक नया जो है खोज हुआ लिंकेज का, कि जो एक ही क्रोमोसोम पर जीन जो है बहुत पास पास या है, तो उनमें जो है लिंकेज शो करता है। ये दूरी जितना कम होगी, लिंकेज का परसेंटेज उतना अधिक होगा, और इन एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीन के बीच की दूरी जितना ही अधिक होगी, तो लिंकेज उतना ही कमजोर होगा, तब वहाँ रिकॉम्बिनेशन होगा। अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट ने ये उसी ड्रासोफिला पर स्टडी करके जो है, और इन जीन के बीच की दूरी को ज्ञात किया, और दूरी निकालने के बाद से उन्होंने क्रोमोसोम मैपिंग तैयार किया, क्रोमोसोम मैप तैयार किया। और टी.एच. मॉर्गन ने जो फ्रूट फ्लाई पर ड्रासोफिला पर अध्ययन किया था कि वेलो और वाइट वाइज जो है फीमेल का क्रॉस जो है ब्राउन और रेड आइज से कराया जाता है, तो उनमें ये जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन 98.7 और रिकॉम्बिनेंट इतना आता है। तो ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अब हम आगे सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। सेक्स का डिटर्मिनेशन जब जाइगोट बनता है उसी समय सेक्स का निर्धारण हो जाता है, डिटर्मिनेशन हो जाता है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म है, तो इसको हम दो ग्रुप में बांटते हैं। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें मेल हेट्रोगैमेटिक होता है, अर्थात मेल में दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल होमोगैमेटिक होती है। और दूसरा ग्रुप है फीमेल हेट्रोगैमेटिक, इसमें फीमेल में दो प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और मेल जो है होमोगैमेटिक होता है। तो ये पहले मेल हेट्रोगैमेटिक, तो जिसमें जो है पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं XY। अब इसमें जो है वो फीमेल मेल, तो ऑटोसोम के अलावा ये सेक्स क्रोमोसोम है। जैसे अगर जो इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन इंसेक्ट में पाया जाता है, मैमेलियन, यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग में XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। तो यहाँ ह्यूमन में भी फीमेल टोटल 46 क्रोमोसोम होता है, तो 44 जो है ऑटोसोम्स होते हैं, इनको ए से हम दिखाए हैं, और दो सेक्स क्रोमोसोम होता है, इस प्रकार 46। तो फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XX होता है, इसी नाते फीमेल होमोगैमेटिक होती है, दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं। और मेल में 44A प्लस XY, यानी फीमेल जो है वो मेल हेट्रोगैमेटिक होता है, उसमें दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, X और Y। जिस समय ये तो जीनोटाइप हो गया, अब जिस समय इसमें ओवम बनेगा, तो इसमें जो ओवम बनेगा, तो इस सारे ओवम जो है वो 23 क्रोमोसोम होंगे, तो 22 तो ऑटोसोम हो जाएंगे, और एक जो है सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो ऑल द ओवम, माने सभी ओवम में यही जीनोटाइप रहेगा, 22 ऑटोसोम प्लस X सेक्स क्रोमोसोम। तो ये ओवम हो गया। और मेल में दो तरह के स्पर्म बनेंगे, A प्लस X, और दूसरे ग्रुप में बनेगा 22A प्लस Y। ये 2 टाइप के इसमें बनेंगे, और इसमें ओवम एक तरह का। अब ये देखना है कि कौन सा स्पर्म जो है, ओवम तो एक तरह का है,
सेक्स डिटर्मिनेशन में मेन भूमिका जो है स्पर्म की होने जा रही है, यानी मेल जिम्मेदार होगा कि अगर इस ओवम का फर्टिलाइजेशन इस स्पर्म से होता है तो ये कंडीशन बनेगा 44AA प्लस XX, और ये जो ऑफस्प्रिंग होगी वो डॉटर होगी, फीमेल होगी। और अगर ये वाला जो है स्पर्म से मिलता है तो 44AA प्लस XY, अब ये जो है सन होगा, अर्थात लिंग निर्धारण के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए स्पर्म जिम्मेदार होता है, न कि ओवम। जो XXXY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे XXX। अब दूसरा वाला XXXO, ये ग्रासहॉपर में पाया जाता है। अब इसमें फीमेल ए ऑटोसोम, अब जो भी संख्या हो, प्लस XX, ये फीमेल की जीनोटाइप हो गई, और मेल की जीनोटाइप AA प्लस एक सिंगल X होता है, और इसमें केवल एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ 0 दिखा गया, शून्य दिखा दिया गया है। अब इसमें फीमेल में तो एक ही तरह का ओवम बनेगा, A प्लस X, लेकिन मेल में दो तरह के ओवम होंगे। एक में A प्लस X होगा और दूसरे में A प्लस विदाउट सेक्स क्रोमोसोम होगा, यानी 0 होगा। ये स्पर्म हो गए। तो अगर ये ओवम ये फर्टिलाइज करता है स्पर्म, तो ये AA प्लस XX, यानी कि ये जो है फीमेल ऑफस्प्रिंग होगी, फीमेल ऑफस्प्रिंग। और अगर ये इसको करता है तो ये मेल ऑफस्प्रिंग। तो इस प्रकार से यहाँ भी मेल जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसमें स्पर्म दो तरह के, एक में एक X क्रोमोसोम रहेगा, एक विदाउट जो है सेक्स क्रोमोसोम रहता है, क्योंकि इसमें जो है एक ही सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है मेल में, और फीमेल में दोनों X क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये जब मेल हेट्रोगैमेटिक कंडीशन का हमने बताया, अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं फीमेल हेट्रोगैमेटिक। रुको, फीमेल हेट्रोगैमेटिक का पहला है, ये तीसरा हम ले रहे हैं ZWZZ। अब इसमें फीमेल हेट्रोगैमेटिक है, यानी फीमेल में दो तरह का सेक्स क्रोमोसोम है और मेल में एक ही तरह का सेक्स क्रोमोसोम है। अब यहां लेते हैं फीमेल AA प्लस ZW, मेल AA प्लस ZZ। ऐसा फिश में, फाउल में और बर्ड्स में पाया जाता है, इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन। अब यहाँ भी फीमेल में दो तरह का ओवम बनेगा, जो ओवम होगा यहाँ वह दो तरह का ओवम होगा। एक में A प्लस Z होगा और दूसरे में A प्लस W होगा, और मेल में एक ही तरह का यहाँ स्पर्म बनेगा, सभी स्पर्म एक तरह के होंगे, A प्लस Z।
अगर यह ओवम इस स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो ये जेड जेड, यानी कि ये जो है मेल, और अगर ये वाला फर्टिलाइज होता है तो ए प्लस जेड डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा फीमेल। अब हम चौथा जो है जेड ओ प्लस जेड जेड, चौथा है फीमेल हेट्रोगैमेटिक में जेड 0 प्लस जेड जेड। यहाँ फीमेल में एक ही सेक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा, दूसरा नहीं पाया जाता, इसलिए इसको 0 दिखाया गया है, जेड 0, और मेल में दोनों पाया जाएगा जेड जेड। ऐसा कॉकरोच में जो है इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन कॉकरोच में पाया जाता है। अब फीमेल में यहाँ भी दो तरह का ओवम बनेगा, एक होगा ए प्लस जेड और दूसरा ए प्लस बिना सेक्स क्रोमोसोम के 0, और इसमें सभी ओवम जो है एक ही तरह के होंगे ए प्लस जेड। तो अगर जो ये वाला फर्टिलाइज इस स्पर्म से होता है, अब वो ये स्पर्म, तो अगर ये वाला स्पर्म इसको फर्टिलाइज करता है तो ए प्लस जेड जेड, तो यानी कि जो है ये मेल ऑफस्प्रिंग, और अगर ये वाला फर्टिलाइज होता है स्पर्म से तो ये हो जाएगा फीमेल ऑफस्प्रिंग। तो ऐसा कॉकरोच में पाया जाता है। अब म्यूटेशन, नेक्स्ट हेडिंग, म्यूटेशन सडन, किसी ऑर्गेनिज्म में सडन हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिकल मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज म्यूटेशन। फिर से सुन लीजिए आप लोग कि सडन हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज म्यूटेशन। अब जेनेटिक मटेरियल में यानी क्रोमोसोम में, डीएनए में जो चेंजिंग होता है अचानक एट वंस, उसी को म्यूटेशन कहते हैं। जिस किसी ऑर्गेनिज्म में जब सब पहला म्यूटेशन होता है तो उसको म्यूटेंट कहते हैं, उसको म्यूटेंट कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म में जब म्यूटेशन होता है तो उसे हम म्यूटेंट कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को म्यूटेंट कहते हैं। और जो एजेंट म्यूटेशन के लिए या जो फैक्टर म्यूटेशन के लिए जिम्मेदार होता है उसको जो है म्यूटाजेंस कहते हैं, म्यूटाजेंस कहा जाता है। यानी कि जो म्यूटेशन के लिए फैक्टर जिम्मेदार होता है, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, मस्टर्ड गैसेज हैं केमिकल में, तो ये म्यूटाजेनिक एजेंट के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो म्यूटेशन है, ये म्यूटेशन को हम दो श्रेणियों में बांटते हैं, जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन अर्थात केवल एक न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजनस बेस, वो न्यूक्लियोटाइड के जो है ये सीरीज में क्रम में डिस्टर्बेंस हो जाए या एक न्यूक्लियोटाइड हट जाए, तो इसको जो हम दो ग्रुप में बांटते हैं, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जब किसी एक न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंजिंग होता है तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया में। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वो होता है कि जब डीएनए के सेगमेंट में, जेनेटिक संरचना में
कुछ पोर्शन जो है ऐड हो जाए, तो जो अब जैसे ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड हैं, जैसे यहाँ पर एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, फिर एडेनिन। अब यहाँ पर ऐसे क्रम हैं और ये चलते चले जा रहे हैं, इसमें फिर जो है एडेनिन जो है अलग से ये जुड़ जाए, तो ये इसका फ्रेम शिफ्ट जो फ्रेम है उसमें चेंजिंग आ जाता है। तो या तो जुड़ने से, एडिंग होने से, या डिलेशन से, यानी हट जाने से, घट जाने से जो है जो चेंजिंग आता है उसी को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन यानी क्रोमोसोम में जो है बदलाव होने से जो म्यूटेशन होता है, तो एक है स्ट्रक्चरल वेरिएशन और क्रोमोसोमल एबरेशन, यानी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, उसके डीएनए के सेगमेंट में जो है बदलाव आ जाता है। जैसे न्यूक्लियोटाइडों का क्रम जो है ये चेंजिंग हो जाती है, उनके जो क्रम है वो बिगड़ जाते हैं, तो इसको हम स्ट्रक्चरल वेरिएशन या क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं। न्यूमेरिकल वेरिएशन में क्रोमोसोम के नंबर बदलते हैं, या तो नंबर डबलिंग होते जाते हैं, जैसे मान लो कि ये जो व्हीट, जो पहले का हमारा व्हीट था उसमें जो है 14 क्रोमोसोम थे, 2n 14 था, बाद में जो है इसमें ट्रिप्लॉइड हुआ, ये डिप्लॉइड है, हेप्लॉइड n जो है 7 था, ये n था, ये 2n हुआ, उसके बाद से 21 हुआ, ये 3n हो गया, उसके बाद से 28 है, ये 4n हो गया। इस प्रकार से 42 हो जाए तो 6n हो गया, जैसे 42 हो जाए तो 3n का डबल 6n। तो इस घटना को पॉलीपोलाइडी कहते हैं, इसी को पॉलीपोलाइडी कहते हैं। एनोपोलाइडी, जैसे क्रोमोसोम नंबर में 1 या 2 क्रोमोसोम नंबर जो है बढ़ जाए, या 1 या 2 क्रोमोसोम नंबर घट जाए। तो अगर एक क्रोमोसोम नंबर बढ़ता है, जैसे 2n + 1 डिप्लॉइड नंबर में एक क्रोमोसोम बढ़ता है तो ट्राइसोमी होगा, और एक नंबर घट जाता है 2n - 1 तो इसको हम मोनोसोमी कहते हैं। 2n हेप्लॉइड नंबर है, उसमें से एक क्रोमोसोम अगर जो बढ़ेगा तो ट्राइसोमी हो जाएगा, जैसे क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम है, और एक घटेगा तो मोनोसोमी हो जाएगा, जैसे टर्नर सिंड्रोम है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है हमने म्यूटेशन के बारे में बताया था। अब अगला हेडिंग हम पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बताएंगे। अब अगला हेडिंग है पेडिग्री एनालिसिस। अब ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि एक साइंटिस्ट की एज मैक्सिमम 90 ईयर्स हो सकती है, या 100 भी हम मान लें, तो अगर ह्यूमन के जेनेटिकल कैरेक्टर को और उनके इनहेरिटेंस को, जेनेटिक्स पर अध्ययन करना हो तो एक बहुत बड़ी समस्या होगी। कोई भी साइंटिस्ट केवल 3 जनरेशन तक अध्ययन कर सकता है, यानी उसके ग्रैंडफादर के बारे में जान सकता है, उसके फादर के बारे में जान सकता है, और उसके बच्चे के बारे में जान सकता है। ये 3। तो अब किसी ह्यूमन के बारे में अध्ययन करने के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है, इसके लिए जो मेथड दिया गया है उसी को पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं, और इसमें एक फैमिली ट्री बनाया जाता है, और एक उनके वंशावली का जो क्रम है, फैमिली ट्री है, उसको ट्रीट कहा जाता है कि उनके परदादा कैसे थे, दादा कैसे थे। ये इस तरह से एक जो है स्टैटिकल आंकड़ा तैयार किया जाता है और उसका एनालिसिस किया जाता है। इससे फ़ायदा क्या है कि जो जेनेटिकल डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, उसको हम ट्रेस आउट कर लेते हैं कि कहाँ कैसे उत्पन्न होता है और कहाँ से उत्पन्न होता है, उसका फ्लो जनरेशन में कैसे होता है, माने 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे जाता है। इन सब बातों का फिर हम ये भी पता लगा लेते हैं कि क्लोज रिलेटिव के बीच में अगर जो मैरिज कितना घातक होता है, क्योंकि क्लोज रिलेटिव में ब्लड रिलेटेड अगर जो मैरिज किया जाए तो उसमें रिसेसिव जीन की जो है
मात्रा बढ़ जाती है और रिसेसिव जीन डिसऑर्डर यानी कि डिजीज जो है के लिए जिम्मेदार होता है, जेनेटिकल डिजीज के लिए जिम्मेदार होता है, डिसऑर्डर के लिए जिम्मेदार होता है। तो इन सब बातों को अध्ययन करने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस यानी वंशावली का विश्लेषण करते हैं। अब हम ये चार्ट पर जो है कुछ सिंबल दिए हुए हैं, उन सिंबल से हम थोड़ा सा उन सिंबल को याद भी करेंगे, आप लोग लिख भी लें। अब अगर जो ये चौकोर खाने में दिखाया जाएगा तो ये मेल है, अगर जो गोल दिखाया जाए स्फेरिकल तो ये फीमेल है, और अगर इस तरह से दिखाया जाए तो यानी कि उसका सेक्स जो है अनस्पेसिफाइड है, यानी कि मेल है कि फीमेल है ये ज्ञात नहीं है, अनस्पेसिफाइड है। अब अगर जो इसको जो है ब्लैक जो है वो शैडो दे दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि यहाँ मेल अफेक्टेड है, फीमेल इफेक्टेड है, और सेक्स जो अनस्पेसिफाइड है वो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है। यानी जो डिसऑर्डर वाले होंगे उनको ऐसे दिखाया जाता है, जिनमें डिजीज होगा, डिसऑर्डर होगा। अब अगर जो मैचिंग कराना है तो अगर दूर के रिलेशन का मैचिंग है, माने दूर दूर तक मैचिंग है, तो इसमें जो है सिंगल लाइन दिखाते हैं, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। लेकिन अगर जो रिलेटिव के बीच मैचिंग हो रहा है तो इसको डबल लाइन से दिखाते हैं। अब यहाँ पर ऊपर जो बनाया गया ये पेरेंट में जो है मैचिंग हो रही है, ये मेल और फीमेल के बीच, और इनसे जो ऑफस्प्रिंग उत्पन्न हुई है तो लेफ्ट से राइट तक, यानी ये जो है ये जो पहला बच्चा है, यानी इधर दिखाने का मतलब कि ये पहला बच्चा है और ये दूसरा बच्चा है। तो इस तरह से लेफ्ट टू राइट जो है हम क्रम को दिखाते हैं। अब यहाँ देखो यहाँ मैचिंग हुई है पेरेंट के बीच, तो जो चाइल्ड मेल चाइल्ड उत्पन्न हुआ है वो अफेक्टेड है, इसलिए इसको अफेक्टेड दिखाया गया है। और 5 जो ऑफस्प्रिंग ऐसे हैं जो अनअफेक्टेड हैं, इसलिए इनको ऐसे दिखा गया है। तो इस तरह से पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा हम किसी पूरी की पूरी जो है फैमिली का जो है बैकग्राउंड जान लेते हैं, उनके इतिहास को, हिस्ट्री को जान लेते हैं और अध्ययन करते हैं। जैसे हीमोफीलिया की डिस्कवरी जो है, जिसे हम रॉयल डिजीज़ कहते हैं, महारानी विक्टोरिया के ख़ानदान से अध्ययन किया गया था। तो ये जो है ये पार्ट 3 को हम यहीं क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में हम डालेंगे, और वो स्टार्ट होगा जेनेटिकल डिसऑर्डर से।